चलिए ध्यान देंगे आप। कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताइए, देखें कितना पढ़ के आप आए हो। बताइए, पहली बार ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेट यानी नियंत्रित करना कंपनी को कब शुरू किया? 1700। अच्छा, पहली बार सुप्रीम कोर्ट किस स्थान पर बना? कलकत्ता। कब बना? पहले चीफ जस्टिस कौन थे? एलिजा एम्पे। कितने और जज थे? गवर्नर जनरल की काउंसिल में कितने सदस्य होते? अच्छा, क्लियर है सबको? अच्छा, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कब से कहा जाने लगा? 1773 से। 74 में पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वॉरेन हेस्टिंग्स। याद है इतना? तब तो बहुत अच्छा पढ़े हो। आज का क्लास करने के बाद हम लोग 8-10 सवाल करेंगे जो परीक्षा में पूछे हुए कल को। हम लोग रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ लिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना दूसरा अधिनियम। पहले चार्टर अधिनियम पढ़ रहे हैं हम लोग। बोले चार्टर कितने आए? 5 चार्टर आए। 73 के बाद कब आएगा? तो 1793 का चार्टर एक्ट। सुनो, पहले लिखना नहीं, पहले सुनते जाओ। आपको याद है 93 के बाद 1813 में आएगा, फिर 1833। अंतिम चार्टर कब आए? 1853। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले आपको पता है कि यहां पर हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे। पहला चीज पढ़ेंगे संशोधन अधिनियम। संशोधन अधिनियम कब आया था? क्या 1781 का संशोधन अधिनियम सारे मामले खत्म कर दिया कि और आए? 84 में। क्या नाम था? नाम बोलो। पिट्स इंडिया। कुछ नाम नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब वो पढ़ के नहीं आए। हम खड़ा करके पूछ लेंगे, मिजाज सही हो जाएगा। पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट के सुधार के लिए 86 में क्या आया? एक्ट ऑफ 1786। 1786 का अधिनियम। तो अभी हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे? 1781 का संशोधन अधिनियम। लिखिए हेडिंग, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। हम लोग को आज 93 तक कंप्लीट करना। जल्दी लिखिए, फालतू बोलोगे नहीं सब। 1781 का संशोधन अधिनियम, अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1781। अमेंडमेंट में डबल एम नहीं। सत्रह सौ इक्यासी का संशोधन अधिनियम। देखो, ये अधिनियम तभी समझ पाएंगे जब थोड़ा सा बैकग्राउंड सुनेंगे। सुन लोगे, समझ जाओगे तो याद करना आसान होगा, वरना पॉलिटी का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बहुत लोग का क्लियर रहता नहीं। ध्यान दो, कुछ लोग तो इसको शुरू में पढ़ाते भी नहीं। हम लोग एकदम पॉलिटी के लक्ष्मीकांत के हिसाब से चल रहे हैं। ध्यान से सुनिए, कल ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर आप एक चैप्टर लक्ष्मीकांत का कल पढ़ सकते हो, मन करे तो। नहीं तो जितना पढ़ाए हैं हम, कई बार ऐसा देखें कि जो पढ़ा रहे हैं अगर वो खाली पचा लिए डेली, कभी भी पूछे तुमसे, वो निकल जाए तुम्हारे मुंह से, नौकरी कोई नहीं रोक सकता। जितना पढ़ा है वो याद होना चाहिए। नहीं याद होगा कोई फायदा नहीं है। देखो हम बता रहे हैं, हंस रहा। बार बार हम आपसे कह रहे हैं कि आपको पढ़ना है। कम से कम क्लास में इतना दिक्कत से बैठे हैं तो कम कंप्लीट करो कि जो आज हुआ वो याद होना चाहिए 90% क्लास में। थोड़ा सा सुनिए। देखो, 1773 के अधिनियम में पहले तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल का गवर्नर, जी मतलब गवर्नर जनरल। बताओ, खाली ये अकेला था या इसके लिए कोई और भी था? इसके साथ कोई और था। दूसरा का नाम क्या था? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। गवर्नर जनरल की परिषद, गवर्नर जनरल इन काउंसिल। इसी को कलकत्ता काउंसिल कहते थे, जिसमें कितने सदस्य थे? 4। इसमें 4 सदस्य थे। 4 लड्डू हम दे दिए। देखो दिक्कत क्या है, पहले दिक्कत समझना, तभी ना आपको समझ आएगा। और एक यूपीएससी का सवाल भी 2019 का कराएंगे तो कल, अभी बोल देंगे खाली। ध्यान दीजिएगा, एक और चीज बनाया गया था जो आप ध्यान नहीं दी, उसका नाम था सुप्रीम कोर्ट, मतलब न्यायालय। वो भी कौन सा न्यायालय? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, ये सुप्रीम है। मतलब इधर भी कोई फैसला होगा तो सुप्रीम फैसला ही करे। यहां अगर आप इतिहास पढ़े हैं तो आपको याद होगा, नहीं पढ़े हैं तो सुन लो, खाली भूल जाओ। सुनो, 1773 से 1781 के बीच हुआ क्या? इस 7 साल 1773 से 1780 का बताते हैं। भारत में एक सिराजुद्दौला की मौसी थी, घसीटी बेगम, सुसाइड कर ली। और एक दीवान था अमीन, उसको फांसी दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि वो गवर्नर जनरल का खास था दोनों। उसी के कारण मीर जाफर राजगद्दी पर सिराजुद्दौला को हटाया गया। वो इसका खास है, आई फांसी दे। आप सोचो, इसका मतलब क्या है? इन दोनों में झगड़ा हो गया।
कि कौन फैसला हम करेंगे, कौन सा फैसला ये करे, कौन सा फैसला ये करे, कहीं क्लियर लॉ लिखा हुआ नहीं था। देखो जहां भी लॉज अनक्लियर होंगे वहां बदमाशी होगा। लॉ शुड बी क्लियर, यानी कि आज के बाद अगर कभी भी आप आईपीएस बने, दरोगा बने, कुछ भी बने जिसमें आपको लिखने का, सिपाही में लिखने का पावर नहीं है, जब भी दरोगा बने आपको एफआईआर लिखना, सब चीज क्लियर रहना चाहिए लिखावट में। कहीं गड़बड़ाया तो आज नहीं 20 साल बाद, 30 साल बाद फंसोगे। लॉ शुड बी क्लियर, ये पहला नियम है। देखो यहां लॉ क्लियर ही नहीं था 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में। सुप्रीम कोर्ट बन गया लेकिन ये बताया ही नहीं कि सुप्रीम कोर्ट कौन से मामले पर डिसीजन ले और किस मामले पर डिसीजन परिषद ले, कौन से मामले पर डिसीजन गवर्नर जनरल लेगा और कौन से मामले पर डिसीजन परिषद लेगा, पता ही नहीं। ये दोनों में भी बवाल है, इधर इसमें और इसमें भी दिक्कत। ये दोनों इस मामले में एक हो जाता है कि हम दोनों तो एग्जीक्यूटिव हैं, आई सुप्रीम कोर्ट कुछ कुछ बोल रहा है, कैसे बोल रहा है ले जाए पे, बहुत प्रॉब्लम होगी। यहां तक कि रॉबर्ट क्लाइव पर भी मुकदमा चलने लग गया था। खैर वो सब इतिहास का बात। अभी बस ये समझिए कि यहां इन दोनों में दिक्कत था। क्यों? अनक्लियर लॉज, ये वर्ड तुमको मिलेगा, मतलब ये सिंप्लीफाइड वर्ड है, इसका एक्चुअल वर्ड है एम्बिगस लॉ, अस्पष्ट नियम, अस्पष्ट कानून। ये पॉलिटी लक्ष्मीकांत में किताब में शब्द मिले, अनक्लियर लॉज। अब अनक्लियर बोलती है, वहां लिखा है एम्बिगस लॉज, अस्पष्ट कानून। 1773 का कानून अस्पष्ट था। अब देखना कितना गलती करोगे। 2019 का यूपीएससी सवाल है, बीपीएससी में खड़े रिपीट होगा, एकदम छोटा सवाल। क्या क्वेश्चन है, ध्यान सुनिए। क्वेश्चन ये है, पहले तो सुन लो बाद में क्वेश्चन बता। ये अनक्लियर लॉ था कि कौन सा? 1773 वाला। इसी 1773 के लॉ को क्लियर करने के लिए ये दोनों को कहा, इसको अभी छोड़ दिया, इसमें कोई बातें नहीं हुआ, ये आगे होगा। ये दोनों के लिए कहा कि तुम दोनों आपस में क्या लड़ रहा है, कुछ फैसला ही करता है, तुम करा के इस पर ही हम फैसला दे दिए, ये जो फैसला दिया उस पर ही फैसला दे दिया, क्यों कानून बना, कानून में फैसला दे दिया, ये नया कानून बना दिया कि इस कानून को सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। बहुत फेरा हो रहा। देखना यही सब चीज का जवाहरलाल नेहरू भी शुरुआत में यूज करे। आपको हम पढ़ाएंगे कैसे पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ, कैसे भूमि बंदोबस्त आया, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। अभी ध्यान दो, लैंड सीलिंग जिसको बोलते। अभी आप ये समझिए कि यहाँ ये दोनों में कष्ट हो गया कि कौन ये कुछ फैसला दे कि नियम में बदल दे। विधायक का यही था, अरे यार बोलो, कानून बनाने वाले यही थे, लागू करने वाले यही थे, कोई तोड़ेगा तो हमने सजा, कानून ही बदल दिया, जाओ कानून टूटे नहीं किया, एकदम टेंशन में आ गए। वो कह रहे कानून बदलने का किसी को पावर नहीं है, जिस समय का कानून उसी समय से सजा, ऐसे बोल। यहाँ दिक्कत इसी दोनों को, जब दिक्कत होता है कहते हैं सेटल कर लो मामला, सेटलमेंट कहते हैं इसको, कहते हैं कि अस्पष्ट के लिए सेटलमेंट किया गया, सेटलमेंट लॉ एक्ट, इसको बोलेंगे एक्ट ऑफ सेटलमेंट। यही यूपीएस इसको हिंदी में बोलते हैं बंदोबस्त कानून। अभी सवाल आया ना तो कितना लड़का गलती किया जो सुनो, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, हम कारण भी बताएंगे। किसके किसके बीच सेटलमेंट था? जुडिशियरी यानी कि न्यायपालिका और लेजिस्लेटिव विधायिका के बीच में सेटलमेंट किया गया, बंदोबस्त किया। सवाल पूछा कि ब्रिटिश भारत में बंदोबस्त कानून कब लाया गया? ऑप्शन 4, यही यूपीएससी 2019 का सवाल, 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 1781, दूसरा ऑप्शन 1784, तीसरा ऑप्शन 1793, चौथा ऑप्शन 1792। बोलो क्या उत्तर होगा? हाँ आप देख रहे हो तब ना 81 मार रहा है। एग्जाम में पूछना, किसी से जाके पूछना जो पॉलिटी नहीं पढ़ा, उससे पूछोगे बंदोबस्त कानून कब आया तो कहेगा 1792, लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त। कहीं अस्थाई बंदोबस्त लिखा है? हाँ भाई 93 अस्थाई लिखा हुआ है नहीं, लेकिन यहां आप देखो बंदोबस्त कानून पूछा, परमानेंट सेटलमेंट हिस्ट्री हुआ अलग, यहां पूछा बंदोबस्त। तो किसके किसके बीच बंदोबस्त है पहले ये बताइए? हाँ न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के बीच सेटलमेंट, यही सब। बस देखो इस नियम से यही क्वेश्चन पूछा। नियम क्या था? तो दोनों सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल इन काउंसिल के अधिकार को परिभाषित किया गया कि तुम्हारा इतना ही अधिकार है, तुम्हारा इतना ही अधिकार, इससे ज्यादा ऊंचा नहीं करो। और यूपीएससी सवाल बस यही पूछा, बंदोबस्त कानून किस कब आए? 1781। बोलो क्या यह अधिनियम क्लियर है या दिक्कत है? अभी लिखिए डैश देखिए, इस अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। लाल से लिखना, बगल में लिख देना यूपीएससी 19। इस अधिनियम को बंदोबस्त कानून के नाम से जाना जाता है। दिस एक्ट इज नोन एज एक्ट ऑफ सेटलमेंट। एक लाइन छोड़ के लिखिए, एग्जाम में यही सवाल पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ इससे सवाल नहीं आता, कुछ है ही नहीं इसमें। तो लेकिन देखिए, इसने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के कमियों को दूर किया। इट अमेंड्स द फ्लॉज ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसने 1773 के अधिनियम की कमियों को दूर किया। इसने
1773 के अधिनियम की कमियों को दूर किया? लिखिए। सुप्रीम कोर्ट तथा, अगला लाइन में लिखो, लास्ट लाइन, सुप्रीम कोर्ट तथा परिषद के अधिकारों को परिभाषित किया गया। इट हैज डिफाइंड द, इसने लिखो, इसने सुप्रीम कोर्ट तथा परिषद के अधिकारों को परिभाषित किया। परिभाषित से अच्छा परिभाषित छोड़ दीजिए, इसने सुप्रीम कोर्ट तथा परिषद के अधिकारों को अलग किया, लिख लो, ये ज्यादा अच्छा, अलग किया। इंग्लिश में लिखिए, इट हैज सेपरेटेड द पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड काउंसिल। लिख लिए, अलग किया। यहां से एक शब्द आपको मिला, सेपरेशन ऑफ पावर। आज हमारे संविधान में भी है सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति अलग करना, शक्ति का पृथक्करण हिंदी बोलता है। आज भी संविधान में हमारे यही है। देखो, अमेरिका जाओगे ना तो वहां विधायिका की अलग शक्ति है। डोनाल्ड ट्रंप विधायिका में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता, डोनाल्ड ट्रंप कानून नहीं बना सकता, सीनेट बनाता है। कार्यपालिका की अलग शक्ति है, डोनाल्ड ट्रंप कार्यपालिका का प्रधान, कानून बनाएगा ही, लागू करवाएगा ये। और जुडिशियरी की अलग शक्ति है, न्यायपालिका अलग है। लेकिन भारत में आज भी यही चल रहा है, विधायिका और कार्यपालिका एक। बोले थे मोदी जी विधायिका चुनते हैं आप 5 साल के लिए, लेकिन जब पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठेंगे तो क्या हो जाएंगे, कार्यपालिका, वो कानून लागू भी कराएंगे। और 17 जुडिशियरी का पावर अलग है, सेपरेट है, इससे अलग। यही चीज यहां है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव आज भी इंडिया में कानून बनाने वाला, लागू कराने वाला सेम है, लेकिन कानून को बचाने वाला, कानून का संरक्षण करने वाला अलग। यानी भारत में विधायिका कार्यपालिका सेम है, न्यायपालिका अलग है। यहीं से बोले ये वर्ड समझे, आपसे पूछेगा, फॉर द फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस सेपरेशन ऑफ पावर इन इंडिया। भारत में पहली बार शक्ति का पृथक्करण ब्रिटिश ने कब इंट्रोड्यूस किया, कब लाया, बताओ? 1781। लिखिए, डबल स्टार लगा के, किताब में नहीं मिलेगा, ये सोचना हो। पहली बार, पहली बार, पहली बार भारत में शक्ति का पृथक्करण किया गया। पहली बार भारत में शक्ति का पृथक्करण किया गया। पहली बार भारत में शक्ति का पृथक्करण किया गया। नीचे लिखिए, ऐसे करके डैश देके, किसके किसके शक्ति में, बोलो? न्यायपालिका और किसका, कार्यपालिका। मतलब जो कानून लागू करवा रहा है, पुलिस, एसपी, आपको तमाचा नहीं मार सकता, क्योंकि सजा देना न्यायपालिका का काम। ध्यान दीजिए, नीचे लिखिए, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। क्लियर है सबको इतना? ठीक है। अब देखो, देखते देखते 1784 आ गया। देखो, 1784 में ब्रिटेन में चुना हुआ प्रधानमंत्री एगो नए आए। प्रधानमंत्री का नाम है विलियम पिट द यंगर। इंग्लिश लिख देते हैं, विलियम पिट द यंगर, छोटे वाले। इसका बाप का नाम भी पिट था, तो ये छोटा पिट, विलियम पिट, पिट्स नहीं, पिट द यंगर। इन्हें की छोटकी लिख देना नाम। ध्यान दीजिए, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। अब प्रधानमंत्री बनते हैं, सबसे पहले हमको फोन किए थे कि भाई अवनीश एक बात बताओ। सुनो, वो ध्यान दो, तुम लोग को कुछ ही पता ना, 150 साल से हम जी रहे हैं। सुनो, पीट यंगर ने कहा कि भाई अवनीश एक बात बताओ। बात तो मान ही नहीं रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी। बोले काहे नहीं मान रहा? कहां मान रहा है? 16 काहे नहीं मान रहा है, बताओ पहले हमको, तुम भारत में रहते हो, ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों नहीं मान रहा है बात? तो हम उसको बोले गधा, 1600 ईस्वी में वो लोग आया है, 1780-84 हो रहा है, या 73 मान लो। 1773 में तुम कानून बनाए, वो 250 साल से राज कर रहा है भारत में। आप गवर्नर जनरल इन काउंसिल 4 को भेज दे कि नजर रखो, नजर रख लेगा? कहा यार तो क्या करें? बोले कुछ नहीं, पावर अलग अलग कर दो। किसका पावर यार? बोले पहले तुम अपना नाम बदलो, गधा वाला नाम पिट, एक कोई नाम है पिट, बताइए पिट कोई नाम होता है? बोला अरे यार नाम यही है। बोले ठीक है, तुम्हारे नाम से ही हम सुझा देते, सुन लो पहले। बोले पहला पी से पोजीशन, अधिकार। अभी सवाल पूछेगा
फॉर द फर्स्ट टाइम द ब्रिटिश पोजेशन वर्ड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। पोजेशन का मतलब ब्रिटेन का अधिकार। अब कंपनी का अधिकार नहीं है, पहली बार लंदन में कहा ब्रिटेन पार्लियामेंट ने कि ब्रिटेन का अधिकार है और उस अधिकार हम दिए हैं कंपनी को कि मेरे बदले आप शासन करो, यानी अधिकार ब्रिटेन का है। आई इंट्रोडक्शन ऑफ लॉज, देखो इसका नाम से सब क्लियर हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ रूल्स, इसका मतलब क्या है कि कोई भी नियम आज से अगर भारत में, क्योंकि पोजीशन किसका है, ब्रिटेन की सरकार, जब स्थान सरकार का है तो भारत में आज के बाद कोई भी नियम बनेगा तो पहले ब्रिटेन के पार्लियामेंट में पास होगा तब तुम लागू करोगे। मतलब साफ साफ अलग कि कार्यपालिका गवर्नर जनरल है, लागू करवाओ, बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन बनाने के लिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पैसा दे ही नहीं रहा है, खाली बदमाशी कर रहा है, क्या करें, तो हम ही उसको बोले तुम्हारा नाम में PITT है, उसी से हम व्यवस्था कर दें। पी से पोजीशन, पोजीशन मतलब अधिकार। किसका अधिकार होगा भारत पर? आप ब्रिटेन की संसद का। और कहा कि आप कोई भी नियम बनेगा तो पहले कहां पास हो, संसद में, और तब तुम यहां जाके लागू करवाओ और उसको बचाना है तो बचाओ। पीठ बोला वाह, PI से दे दिए, ये डबल टी से क्या दीजिएगा? तो बोले डबल टी से 2 टी है, 2 टी है तो डुअल, द्वैध गवर्नेंस, द्वैध शासन। जैसे आप लोग को दिक्कत हुआ, पीठ को भी दिमाग खराब हो गया था कि क्या यार ये टीटी द्वैध शासन का मतलब क्या? बोले देखिए, कंपनी का 2 काम है, ईस्ट इंडिया कंपनी का 2 काम। तुमसे यही 3 सवाल पूछेगा। ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र भारत घोषित हुआ 1784 में। कब यह पता चला कि कोई भी अधिनियम ब्रिटेन की संसद में बनेगा उसके बाद भारत में लागू होगा? 1784। और तीसरा, द्वैध शासन कब शुरू हुआ? 1700, हाँ, इतिहास में पढ़ोगे द्वैध शासन रॉबर्ट क्लाइव 1765 से 72 खत्म हो गया था, फिर शुरू। द्वैध शासन का मतलब क्या है? आप नहीं समझ रहे हैं, पिट भी नहीं समझा था, उसको समझाए थे कि देख भाई, छोटा आदमी नहीं समझना अपनी इसको। EIC का 2 काम है, एक तो राजनीतिक काम करता है पॉलिटिकल अफेयर्स, और दूसरा व्यापारिक कार्य करता है कॉमर्शियल अफेयर्स। बोला 2 काम, हाँ 2 काम तो करता है। बोले तो बस दोनों काम को अलग अलग कर। व्यापारिक काम आज से कंपनी करेगी, और कंपनी किसका है? तो जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल कहते हैं, कल बताए थे। अरे बोलो, तो कहा आज से व्यापारिक देखरेख करेगा COD, कोर्ट ऑफ, जिसका जिसका पैसा लगा है। अच्छा अच्छा, और ये राजनीतिक कार्य? बोले राजनीतिक का मतलब होता है कानून बनाना, कोई कानून तोड़ा तो उसमें क्या करना है, कौन कौन सा क्षेत्र पर कब्जा करने वाले हैं, किससे लड़ाई करेंगे, किससे लड़ाई नहीं करेंगे, ये सब फैसला राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आ गया। ये सब चीज एक नया बोर्ड बनाइए, उसका नाम होगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण मंडल या नियंत्रण बोर्ड। देखो कंफ्यूज एकदम नहीं करना, यह है निर्देशक मंडल, निर्देशक मंडल। कभी कभी हिंदी में भी लिख देगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर मतलब निर्देशन, वो व्यापार देखेगा। ये तो पहले से चला आ रहा था व्यापार, जिसका कंपनी है वो देखेगा नहीं, देखेगा। हम बोले कि ये वाला नया बना दीजिए, पीठ बोला ये क्या है? बोले इसमें कुछ आदमी बैठाइएगा। बोला कौन आदमी? बोले पागल आदमी, संसद का आदमी बैठाना इसमें। वो लंदन में बैठेगा और लंदन से ही डिसाइड करेगा कि किस पर राज करना है, किस पर नहीं, किससे कब्जा करना है, किस पर नहीं। यानी कि द्वैध शासन का मतलब हुआ कंपनी का 2 हिस्सा कर दिया गया। राजनीतिक कार्य कौन देखेगा? निर्देशक, नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण करने के लिए नियंत्रण बोर्ड, और कॉमर्शियल यानी व्यापारिक कार्य निर्देशक मंडल। इतना ही है, याद करना है। बोलो विलियम पिट द यंगर, पिट से नाम याद रखना, 2 टी है, तो द्वैध शासन है। कई बार पूछेगा द्वैध शासन पहली बार कब शुरू हुआ? 1784। फिर पूछेगा द्वैध शासन में व्यापारिक कार्य कौन देखता था? निर्देशक मंडल। बोलो नियंत्रण मंडल क्या देखेगा? इससे क्या हुआ? राजनीतिक कार्य देखेगा नियंत्रण बोर्ड, और नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कौन करेगा? ब्रिटेन की संसद। मतलब ब्रिटेन की संसद का एक्चुअल में अधिकार इस अधिनियम के द्वारा होगी। देखो 1781 में क्या था? हम कानून बनाएंगे, तुम लोग लागू करो। अब कानून भी हम बनाएंगे, लागू भी हम ही करेंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का जो सदस्य होगा वो भी संसद का सदस्य होगा, और संसद का सदस्य नियुक्त करेगा ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, पिटवा। बात समझो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हम संसद में एक समिति बनाएंगे, उस समिति का नाम रखेंगे नियंत्रण मंडल या नियंत्रण बोर्ड का। इस नियंत्रण बोर्ड का काम होगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राजनीतिक काम देखना। राजनीतिक काम मतलब किस राजा से लड़ना है, किस राजा से दोस्ती करना है, कौन सा क्षेत्र अधिकार यानी कब्जा करना है, कौन सा कानून बनाना है, कौन सा कानून नहीं बनाना है, कौन सा किताब चलेगा, कौन सा किताब नहीं चलेगा, सब सरकार करती है। सरकार वाला सब काम ये करे। बोला कंपनी क्या करेगा?
इतना दिन से याद कर, कंपनी कुछ नहीं, कंपनी व्यापार करो, तुम व्यापार करने गए थे ना, तुमको व्यापार करने का चार्टर दिए ना, तो व्यापार करो। बोलो ये दिमाग में आया कुछ? अरे हाँ या ना? लिखवा दिया जाए? फिर से पहले बोलो तब ना। बोलो पीठ का नाम बोलो, PITT। पी से क्या है? पोजीशन, अधिकार। पोजीशन मतलब ब्रिटिश आधिपत्य, ब्रिटिश पोजीशन, ये आधिपत्य। पहली बार कहा कब? ये सब सवाल पूछे, कल हम क्वेश्चन लाएंगे, क्वेश्चन रहेगा फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र भारत घोषित हुआ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऑप्शन रहे, ध्यान दो। अगर बोले आई से इंट्रोडक्शन, कोई भी कानून कहां इंट्रोड्यूस होगा? पहले संसद में, वहां पास होगा तब यहां आए। डबल टी से क्या गो? द्वैध शासन। द्वैध शासन में दो हिस्सा, बोलो कौन कौन? व्यापारिक अलग, राजनीतिक अलग। राजनीतिक कार्य कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये BOC है, COD है, BOC COD। आप ये बताइए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की नियुक्ति कौन करेगा? संसद। संसद में कौन? प्रधानमंत्री। देख रहे हैं पिटवा कितना काबिल था। कंपनी का दुफार कर दिया कि तुम सिर्फ राजनीतिक देखो, तुम सिर्फ व्यापार देखो, राजनीति हम संभाल लें। बोलिए हाँ या ना? क्या ये चार्टर एक्ट था? नहीं, इस चार्टर एक्ट में संशोधन था। चार्टर जब भी आएगा तो 20 साल के लिए कानून बनेगा। ये चार्टर नहीं था, संशोधन था। बोलो क्लियर है इतना? जल्दी जल्दी लिखिए। अच्छा बताओ 1773 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? लॉर्ड नॉट। 1784 में प्रधानमंत्री कौन? विलियम पिट। विलियम पिट। चलिए लिखिए, पिट्स इंडिया एक्ट ब्रैकेट में 1784। कहां तक लिख लिए? कुछ नहीं लिखे है ना? देखो, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। बढ़िया से लिखना सब लोग, बढ़िया कॉपी में। जिसका अक्षर बढ़िया हुआ होगा उसको हम थोड़ा सा लेके नेट पे अपलोड कर देंगे। बहुत लोग मांगते रहता है फोन करके कि हमको आपका नोट चाहिए, ये चाहिए, फलाना ढिमका। लिखे डैश देखिए। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट डैश देखिए द यंगर थे। इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विलियम पिट डैश देखिए द यंगर थे। क्लियर हो गया? नीचे लिखिए डैश देखिए, पहला लाइन डैश देख लिखो। पहली बार भारत में पहली बार लिख दे क्या? पहली बार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित हुआ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया द एरिया ऑफ ब्रिटिश पोजीशन डिक्लेयर्ड। ब्रिटिश आधिपत्य का मतलब मेरा क्षेत्र है, कंपनी को खाली भेजे हैं हम। ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित हुआ, पहला लाइन था। दूसरा लाइन लिखिए, द्वैध शासन। द्वैध शासन की शुरुआत 1919 तक चलेगा। द्वैध शासन, द्वैध शासन की शुरुआत, इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट। ये डायरकी नहीं है, हिंदी में द्वैध शासन सेम है, डायरकी अलग है। देखो, द्वैध शासन की शुरुआत, इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नेंस। द्वैध शासन की शुरुआत। द्वैध शासन में क्या क्या था? जल्दी बोलिए। दो काम था कंपनी का, हाँ या ना? लिख लीजिए। ले बस हो गया, काबिल हैं आप धनिक हो। व्यापारिक कार्य, अंग्रेजी में कॉमर्शियल अफेयर्स। कार्य अफेयर होता है अंग्रेजी में, अफेयर का हिंदी पता नहीं क्या होता ही कुछ नहीं। नीचे लिखिए, राजनीतिक कार्य, पॉलिटिकल अफेयर्स। COD, BOC, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, निर्देशक मंडल, नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड, हो गया। इसका ट्रिक क्या है दोस्तों हम लोग का? PITT। बोलो, पी से पोजीशन, आधिपत्य,
आधिपत्य। आई से इंट्रो ऑफ रूल्स, इतना उतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, छोड़ सकते हैं, एग्जाम में पूछता है इसमें। डबल टी से द्वैध शासन। याद आपको रखना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ रूल्स का मतलब था पहले ब्रिटेन की संसद में कानून बनेगा तब यहां पारित होगा, तो सीधी बात है बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बोलेगा वो। 1786 का अधिनियम, एक्ट ऑफ 1786, ये कोई सुधार अधिनियम वगैरह नहीं था, सुधार तो सारा हो ही गया था, तो ये क्या है सर? सुनिए ध्यान से, देखो 1786 कोई सुधार अधिनियम वगैरह नहीं था, लेकिन एक काबिल ऑफिसर को ब्रिटेन भारत भेजा गया था। 1786 आपको हम बताए थे, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग। 1774 से जल्दी बोलो 85 तक गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं। 85 के बाद ही चेंज है। अब इसको कहा कि बाबू तुम हो गया, तुम आओ ब्रिटेन वापस, अब हम नया गवर्नर जनरल भेजेंगे। और उस नखरे वाले गवर्नर जनरल का नाम था कॉर्नवालिस। बहुत खतरनाक है कॉर्नवालिस, बहुत खतरनाक आदमी, अपने आप को टाइगर ऑफ बंगाल कहता था। इसका फिर आगे देखो कि वेलेजली कहा कि हम वो टाइगर है, हम बब्बर शेर, देख लो बड़ा फेरा है। ये कॉर्नवालिस बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, खतरनाक भी है और बढ़िया भी है। कॉर्नवालिस वही व्यक्ति है जिसने भारत में सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस किया। दरोगा वाला पोस्ट यही सिविल सर्विस और पुलिस सर्विस, दरोगा यही लाया है पहली बार। आज जो दरोगा का अत्याचार देख रहे हो वो इसी कारण, बढ़िया भी दरोगा काम करते हैं वो इसी कारण, ध्यान दो। तो आपको एकदम गंभीरता समझना है। कॉर्नवालिस का अगर हम बात करें तो कॉर्नवालिस वह व्यक्ति है जिसने, सुनो कितना काबिल है, इसका पहुंच ज्यादा था बस और कुछ नहीं। जैसे अमित शाह का बेटा का पहुंच ज्यादा है, हाँ ठीक है, तो अपना वो क्रिकेट में नाम बनाए हुए हैं, वैसे इसका पहुंच ज्यादा था। देखो ये पहले ब्रिटेन की तरफ से अमेरिका का गवर्नर जनरल बना था, अमेरिका का, और इस समय 1 7 8 6 या 5 ये वो वाला समय, देखो 1 7 8 9 बोलेंगे ना तो अमेरिका का संविधान लागू हो गया था। इस समय अमेरिका का संविधान लागू हुआ, इसका मतलब इससे पहले अमेरिका आजाद हो गया था। अरे बोलो, तो बस 1784 85 86 अमेरिका आजाद हो रहा। अमेरिका एक दिन में आजाद नहीं हुआ कि 15 अगस्त को मनाओ, भारत एक के दिन में आजाद हो गया। वो बहुत समय लगा, वो एक पीरियड ऑफ टाइम है, कभी लड़ाई किया, कभी बोस्टन टी पार्टी, फलाना ढिमकाना, 4 दिसंबर, ये सब चलेगा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में। इस समय अमेरिका का गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस, और इसके गवर्नर जनरल रहते हुए अमेरिका के लोगों ने विद्रोह किया और ये नलायक अमेरिका हार गया। अब ब्रिटेन आ गया 1786 में, और अपना पहचान में जाके कहा कि तब बैठले रहेंगे, बैठले रहेंगे, अमेरिका तो चिल लिया, बैठले रहे हम। बोला नहीं नहीं, आपको सबसे अमीर जगह भेजते हैं, इंडिया। सोचो कोई हारा हुआ आदमी को फिर इंडिया भेजेगा कि इधरों हार गया उधरों हार जाना। हारा हुआ आदमी को इसलिए भेजा गया कि तुम कैसे हारे हो, याद है ना, वो गलती वहां नहीं होना चाहिए, जाओ। और कॉर्नवालिस भारत आया, लेकिन कॉर्नवालिस कहा कि हमको सुधार करने भेज रहे हैं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। दूगो शर्त, जो दूगो शर्त उसने दिया वही दोनों शर्त ये अधिनियम। दो बात, पहला बात इसने कहा कि किसका पावर ज्यादा है पहले ये बताइए, गवर्नर जनरल का कि गवर्नर जनरल की काउंसिल का, परिषद का? बोला नहीं, दोनों पावर बराबर है, 4 आदमी जो डिसीजन लेगा अपना ही। बोला नहीं, तब हम जयबेन करें, हम जाएंगे, ये कोई कुछ ही फैसला ले ले, हमको आप अध्यादेश जारी करने का ताकत दीजिए कि हम आज राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं ना, कहा हम इस सब के पावर को सुपरसीड कर सके। कोई भी फैसला ये सब ले, हम बोल दे नहीं होगा तो नहीं होगा। पहले गवर्नर जनरल पूछता था कि ये परिषद बाबू तुम लोग बोलो, यहां वोटिंग होता था, चारों मिलकर करता था, चारों मिलकर वोटिंग कर रहा है। अब मान लो 3 को पटिया लिया अपने साइड, आएगा कहा कि नहीं जाओ वोटिंग नहीं हो, गवर्नर जनरल इधर कूद गया तो 3 और 2 ये जीत गया। गवर्नर जनरल का बातें लागू नहीं होता था। कॉर्नवालिस ने कहा पहले हमको ताकत दो कि मेरा बात मान्य होगा, गवर्नर जनरल की परिषद को हम सुपरसीड करें। तो पहला नियम यही है, जाओ तथास्तु, वही होगा, जाओ गवर्नर जनरल की परिषद का सुपरसीड कर जाए। बोला वाह। दूसरा शर्त क्या है? बोला दूसरा शर्त हम ही देख रहे हैं, देखो आगे पढ़ोगे इतिहास में, 1772 से 1785 मराठा के साथ ब्रिटेन युद्ध कर रहे हैं, बड़ा दिक्कत हुआ था भारत में। ब्रिटेन वॉरेन हेस्टिंग अपना भाई के चक्कर में लड़ाई कर लिया, इसका भैया बढ़ रहा था, आई दोनों लड़ लिया, लड़ाई कर लिया। मराठा बहुत नुकसान पहला युद्ध में पहुंचा है। मराठा इसको 3 बार लड़ाई किया है ब्रिटेन से, बहुत नुकसान, इतना 13 साल लड़ाई हो रहा। काहे कि बंगाल का गवर्नर जनरल बोला लड़ाई नहीं करना है, बंबई बोला थोड़ा बोलने से हम लड़े, जबकि इसका पावर उधर था, बातें नहीं मान रहा। सेनापति सब अपना अपना है,
तो बस इसने कहा दूसरा मेरा पावर दी दो कि हम कमांडर इन चीफ, ये नेवी का पोस्ट है, ये एयरफोर्स का पोस्ट है, और ये आपका आर्मी का पोस्ट। तीनों सेना, कौन किसका बात, कोई किसी का बात नहीं मान रहा था। मोदी जी बोले वो नया पोस्ट सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, यही बोलेगा तीनों मान। अरे बोलो, ये बोला कि हमको कमांडर इन चीफ का पोस्ट बनाओ, ये बोले ठीक है, ये बोले ठीक, लेकिन जो हम बोले वही होना चाहिए। बोला तथास्तु। तो दो गो नियम है। पहला, गवर्नर जनरल अपने फैसले से परिषद के फैसले को सुपरसीड कर सकता है। दूसरा, गवर्नर जनरल बंगाल का जो होगा वो कमांडर इन चीफ होगा, प्रधान सेनापति हो। कोई इससे बिना, इसके बाद बंगाल से बिना पूछे कोई लड़ाई नहीं हो। तब जाके 1785 में आता है और मराठा से युद्ध शांत। बोला युद्ध बंद करो, कमांडर इन चीफ बोल रहा है, लड़ाई शांत। 1786 से 1793 तक की भारत में रहा, और यही 93 में जाते जाते अस्थायी बंदोबस्त लेके आता है, जो आज तक बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड में जमींदारी प्रथा। तुम देखोगे किसी किसी को जमीन बहुत ज्यादा है, किसी को जमीन बहुत कम है। यही जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कॉर्नवालिस। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लागू हुआ, ये उधर नहीं था बंबई में, ये हरियाणा साइड में सब किसान को लगभग बराबर जमीन हो। लेकिन यहाँ बिहार में किसी को खूब जमीन है, खेती करने के लिए न हमको जरूरत पड़ती रहेगा, जरूरत नहीं है लेकिन मेरा जमीन, यही इंट्रोड्यूस किया था। खैर वो तो इतिहास का बात है। बोलो 86 का दो बात समझे। 86 किसको खुश करने के लिए लाया गया? कॉर्नवालिस। जोर बोलो। भारत का दूसरा गवर्नर जनरल कौन था? कौन? गलत हो गया, बंगाल का था, भारत का नहीं था। बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरा कौन? कॉर्नवालिस। कब आया? 1786। बोलो कमांडर इन चीफ किस गवर्नर जनरल को कहोगे? बंगाल के गवर्नर जनरल को। कौन था? कॉर्नवालिस। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद और गवर्नर जनरल में हाई पावर कौन? गवर्नर जनरल। यही दो बात है, लिखो। 1786, हम इधर ही लिखते हैं। 1786 यह विशेषतः कॉर्नवालिस के लिए लाया गया। इट इज स्पेशली केम इनटू फोर्स फॉर लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम लिख देते कॉर्नवालिस। सोचो कितना काबिल था कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस के लिए लाया गया। ब्रैकेट में यहां लिखना नीचे इसके 1786 से 93। बंगाल का दूसरा जीजी। अब तो जीजी समझते होंगे आप। डैश देख लिखिए, बस दो को कानून है, इसी का शर्त है टर्म्स कि हम जाएंगे भारत कब। लिखो पहला नंबर, डैश देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल कॉमा परिषद के नियम को, परिषद के निर्णय को, परिषद के निर्णय को अभिभावी करेगा। अभी सब वर्ड मिलेगा, अभिभावी। पॉलिटी में बड़े अजीब मिलेगा। अभिभावी मतलब अभिभावक, पेरेंट, गार्जियन। सुपरसीड बोलना नहीं है, हम 3 बार बोल देंगे। बंगाल का गवर्नर जनरल कॉमा परिषद के निर्णय को अभिभावी करेगा। द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल सुपरसीड द ऑर्डर्स ऑफ काउंसिल। बंगाल का गवर्नर जनरल परिषद के निर्णयों को अभिभावी करेगा। नंबर 2, बंगाल का गवर्नर जनरल ही प्रधान सेनापति, कमांडर इन चीफ होगा। यही वर्ड मिलेगा दोस्तों, एग्जाम का वर्ड है। बंगाल का गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ होगा। कमांडर इन चीफ को हिंदी में प्रधान सेनापति कहते हैं, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो आज कह रहे हो। क्या ये चार्टर एक्ट था? नहीं। तो 20 साल के लिए तो है नहीं। ब्रिटेन के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा, अच्छा कोई बात नहीं, बस 1773 में आया था। अब कब आएगा? 93 में ये सब को चेंज करवा ले। वो सोच रहा है कि 93 में चेंज करवा लेंगे। अभी तो जो फैसला दे दो उसको दे दो, 93 आ गया। लिखो 1793 का चार्टर एक्ट। आज के क्लास का अंतिम टॉपिक। यहीं तक हम बोले थे कि पढ़ाएंगे आज, यहीं तक ना बोले थे जी। 1793, ठीक है। लिखिए 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ईस्ट इंडिया कंपनी सोच रहा है कि हम जो जो संशोधन किया सबको पास नहीं होने देंगे। पूरा घूस दे रहा है ब्रिटेन के पार्लियामेंट के सांसदों को। इंपॉर्टेंट बात है कि सांसद चोट्टा इतना है कि घूस भी ले लिया और काम भी अपने फेवर का किया।
कहा जो जो नियम था 1786 में सब आज से लॉ हो। 1786 के अधिनियम को ले मान्यता, बोला वो जो बनाए थे चार्टर में मान्य था, चार्टर में राजा का मान्यता मिली कि जो था कमांडर इन चीफ रहेगा वही, गवर्नर जनरल ही कमांडर इन चीफ रहेगा बंगाल वाला, और बंगाल का गवर्नर जनरल काउंसिल के अधिनियम काउंसिल के आदेशों को सुपरसीड कर सकता है। पहली बात। दूसरी बात, 1793 सबसे इंपॉर्टेंट है। 1793 में क्या लिखे, पहले डैश देखिए, इसको खत्म कर लो एक लाइन। 1786 के अधिनियम को मान्यता दिया गया। 1786 के अधिनियम को मान्यता दिया गया। 1786 के अधिनियम को मान्यता दिया गया, हो गया। अब कंपनी छटपटाने लगे कि हम बोल रहे थे उसको समाप्त करने, तुम लोग मान्यता दे दिया, मेरे लिए क्या बताओ, हम इतना दिन से व्यापार कर रहे हैं भारत में, भारत को जीते हम लोग, और आज आप लोग लेने लगे। एक तरीका जैसे टाटा हल्ला करे कि हम एयर इंडिया खड़ा किए, भारत सरकार क्यों ले रही, इंदिरा गांधी एयर इंडिया ले ली थी, अब कोई बैंक बनाया अपना प्राइवेट, अपना बैंक चलाया, बैंक बड़ा बन गया, इंदिरा गांधी बोली 60 को बैंक का नेशनलाइजेशन, आज से सब बैंक सरकारी है, जिसको जो पैसा लगा था लो लेके जाओ। अभी की सरकार उल्टा कर रही है, सरकारी बैंक को बेच रही, इंदिरा गांधी ने सबको सरकारी बना दिया था। तो आप बताइए, जो प्राइवेट काम आपके लिए तो फायदा है कि आप कहेंगे बाहर सरकारी बैंक हो गया, जो प्राइवेट आदमी अपना खून पसीना लगा के बैंक खड़ा किया, टाटा कंपनी एयर इंडिया खड़ा की, पहला हवाई जहाज उड़ाया अपना पैसा से, आज बेनिफिट में है सरकार का कि अभी सरकारी, आज से ही प्राइवेट नहीं सरकारी होगा, तो उसका तो करेजा पे सांप लौट जाए कि ये तो क्या हो गया, गलती हो रहा। 1793 में कंपनी यही कह रही है कि इतना काम हम किए, मेरे लिए क्या, ये जो नियम तुम लोग बना रहे हो मेरा क्या। तो सरकार ने कहा, ब्रिटेन की सरकार ने, उछलो नहीं, व्यवस्था तुम लोग कर रहे हैं, प्रिविलेज ट्रेड, याद रखना वर्ड प्रिविलेज ट्रेड। प्रिविलेज ट्रेड क्या, प्रिविलेज ट्रेड समझते हैं आप, प्रिविलेज विशेषाधिकार, विशेषाधिकार व्यापार, और ने कुछ समझ में आए, विशेषाधिकार व्यापार का क्या मतलब, सुनना ध्यान से। अच्छा आप ये बताइए कि क्या मुंगेर में जोमेटो है या नहीं है, है। अच्छा मुंगेर में पिज्जा हट है, पहले बोलो, डोमिनोज है, इस सब भारत से बाहर अमेरिका की कंपनी, लेकिन भारत में है, भारत में मुंगेर में है, तो कैसे अमेरिका वाला आके व्यापार कर रहा है कि वो निकाला है क्या, फ्रेंचाइज। अरे फ्रेंचाइज समझते हो कि मेरे नाम पर तुम व्यापार करो, बस कंपनी को भी मिला प्रिविलेज ट्रेड, मतलब कि तुम फ्रेंचाइज बांट सकते हो। ईस्ट इंडिया कंपनी इज नाउ एबल टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रेंचाइज। कहा तुम अपने व्यापार क्यों कर रहे हो इतना यार, तुम अपने नाम से कोई देश दूसरा देश में फ्रेंचाइज खोल दो। बोला हाँ आप फायदा वाला बात किए, वाह ये तो गजब बात होगी। इसके कारण बाप रे बाप, इसके कारण दोस्त लड़ाई हो गया इंडिया चाइना में। आज तक चीन वाला भारत को नहीं देखना चाहता है, कोई भारतीय को चीन वाला नहीं देखना चाहता है, ये भी जान लेना, वो इसी के कारण है। चाइना वाला आंख छोटा इस पढ़ नहीं रहा है, पढ़ता ठीक से तब ना पता चलता कि इंडिया वाला इसका कुछ नहीं बिगाड़ा। चीन वाला का दुश्मनी देखो भारत से यहीं से शुरू हुआ, आपको अभी समझ में आएगा, बाप रे गजब चीज। प्रिविलेज ट्रेड में क्या किया गया कि कंपनी व्यापार अपना बांट सकता, फ्रेंचाइज दे दो। तो कंपनी वाले ने बिहार के लोगों को, बंगाल के लोगों को और मालवा क्षेत्र के लोगों को, 3 क्षेत्र है, बिहार बंगाल मालवा, जोर से बोलो। पैसा वाला सब था, जमींदारी सिस्टम से पैसा कमाया था, बाकी में कहीं पैसे नहीं था, कोई राजा नहीं था, सबके पास बराबर खेत। यहां 1793 से ही पैसा वाला सबक, तो पैसा वाला क्षेत्र था। धीरे धीरे कंपनी ने फ्रेंचाइज देना शुरू किया, बिहार बंगाल और मालवा के क्षेत्र के पास पैसा आया, वो फ्रेंचाइज ले ली। काहे का फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज इस बात का था कि दिक्कत क्या था ये समझिए। देखो इधर चाइना है, चाइना से अब ऐसे डायरेक्ट तो यहाँ तो हिमालय पर्वत, इधर से ट्रेड होता नहीं था, इधर से समुद्र के रास्ते से व्यापार होता था बंगाल होके, तो बंगाली लोग को तो फायदा है। चाइना में क्या बनता था सर, चाइना में बनता था सिल्क, सिल्क मतलब रेशम। भारत में भी, पूरा दुनिया में आज भी सबसे सुंदर सिल्क चीन में ही। सिल्क की शुरुआत चीन करने वाला है, चीन से ही भारत सीखा है, तो दूसरा नंबर कंट्री सिल्क की शुरुआत करने वाला भारत। तो सिल्क की बात करें तो चीन में सिल्क का व्यापार होता था, चीन में सूती वस्त्र का व्यापार होता था। चीन में दोस्तों, अब चीन में जाएंगे व्यापार करने तो चीन क्या कहेगा कि लो मेरा रेशम का कपड़ा दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, तुमको फ्री में दे रहे हैं, पैसा लेगा। और चीन का दादा हमको पैसा, उसे हमको चांदी चाहिए, चांदी। चांदी समझते हैं, जिसकी पत्नी इसको एजी बोलती है, अरे नहीं बोलती है जी, तो चांदी क्या है एजी, तो कहा चांदी हमको दो और बदले में सिल्क लो। बोला सिल्क बनाने का फॉर्मूला लपड़ा ही देंगे, फॉर्मूला नहीं बताए। सिल्क बनाने का फॉर्मूला 800 साल तक चीन वाला छुपा के रखा था, कोई फॉर्मूला नहीं बताता था, और कहा सिल्क लो चांदी दो। ब्रिटेन की कंपनी भारत से चांदी खींचती थी, चाइना में जाके पटक देती थी और कहती थी चीन वाला तुमको कोई जरूरत है बताओ ना देंगे। बोला हमारा कोई जरूरत है, सब कुछ हमारे यहाँ,
कोई जरूरत है नहीं हमको है, जाओ यहां से, शांति दो, घर जाओ। ब्रिटेन को बड़ा नुकसान होता था। कंपनी ने कहा कि बस एक काम करते हैं, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में अफीम का, सॉरी मालवा में अफीम का खेती शुरू करते हैं, ओपीएम। अब कुछ नहीं, जैसे आज पंजाब बर्बाद कर रहा है पाकिस्तान, वैसे ही कहा चीन को बर्बाद कर देंगे। आज पाकिस्तान पंजाब में ओपीएम, अफीम ऐसे फेंक देता है, एक बार, दो बार, तीन बार खाओ, स्मैक। आजकल लाल दरवाजा भी बर्बाद हो रहा है, ध्यान दो, इस सब में फंसना नहीं तुम लोग। सुन लो, उधर स्मैक स्मैक चल रहा है, हम तो कभी कभी जाते हैं, देखते हैं, जा। थोड़ा होश में रहना है, बाकी अपने घर के बच्चों को, आसपास को समझाना है कि सब बेकार चीज। खैर ये सब आप जानते हैं, फालतू दिमाग ध्यान दो। तो कहा कि हम इसको बर्बाद कर दें। शुरू में कंपनी जब जाती थी अधिकारी, तो नाव में अफीम लेके जाती थी और कहती थी लोग, अरे चाट के देख न, अफीम चटवा रहा। आदत लगा दिया तो कहा कि आप बाबू पैसा लगेगा, तो पैसा कहां से दोगे, तो जो चांदी तुमको दिए वो चांदी हमको लाओ। नहीं मांगता था। और जाने वाला कौन था? कंपनी के फ्रेंचाइज लिए हुए बिहार, बंगाल और मालवा के व्यापारी। ये बिहारी और तेज करा, चांदी दिए है, अफीम ले ला, अफीम यहाँ फ्री में उगा रहे हैं वहां। अब चीन के यहाँ जो यूथ थे अफीम में बर्बाद हो रहे, चीन का जो यूथ था अफीम में पूरा बर्बाद हो रहा है। तब चीन का जो अधिकारी था लुई जिन, सुन लो, इसने कहा कि भारत से व्यापार अफीम का बंद करना हो। और ये सब, ये जो बिहारी है, ये बंगलिया है, ये सब इंडियन हमारे यूथ को डिस्ट्रॉय कर रहा है। अफीम बर्बाद बंद करना होगा। बंद कैसे कर दो? व्यापार हो रहा है, व्यापार का ट्रेड का नियम है, कंपनी जा रही है, व्यापार हो रहा है, बंद कैसे कर दोगे? बंद करोगे तुम्हारा भी व्यापार बंद कर देंगे, कोई देश से नहीं कर सकोगे। ब्रिटेन उस समय का सबसे ताकतवर देश, आज कोई अमेरिका पे सैंक्शन, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के 1 अप्रैल से भारत पे सैंक्शन लगाएंगे, सब पर सैंक्शन लगाओ, लेकिन कोई भारत का दम हुआ कि बोल दे अमेरिका पर हम सैंक्शन लगाएंगे? नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक पावर है। डोनाल्ड ट्रंप बनते ही, सरकार बनते ही पोस्टर लेके खड़ा, वो आई लव चाइना। अब सोचो, तुम्हारा पॉलिसी है नहीं चाइना को प्यार करने का, लेकिन लिखा आई लव चाइना, डोनाल्ड ट्रंप पोस्टर लेके। तो ये बाकी सब कंपनी पर, भारत पर ट्रेड, बाकी सब पर टैरिफ लगा रहे, 100% टैरिफ भारत पर लगा। तुम सामान बेचो, 100 रुपया दाम है तो 100 का 100% गुना कर दो, यानी 200 रुपया हम 100 सरकार रखिएगा, 100 बेचो। अचानक दाम महंगा हो जाएगा भारत के सामान का, तो अमेरिका के बाजार में कम बिके, लेकिन भारत नहीं लगा। बस वही चाइना ने कहा कि हम टैरिफ नहीं, अब टैरिफ ब्रिटेन लगा सकता था कि मेरा व्यापार बंद करोगे, तुमसे कोई व्यापार नहीं करे। तब चीन का लिन जिन ने क्या किया, लुई जिन ने, सॉरी, भारत से पूरा अफीम भर के जहाज आया था, पूरा जहाज को डुबा दिया। ब्रिटेन ने कहा उसका ही हिम्मत होगा, चलो तेरे, सब चल दिया और मार हो गया। उसको कहते हैं अफीम युद्ध, ओपियम वार। 2 साल चला, 3 साल चला था, 1839 से 42 में लानकिंग की संधि। हिस्ट्री में हम लोग नहीं जा रहे, अभी आपको यह समझना, यही अफीम युद्ध का कारण है, यही प्रिविलेज ट्रेड। और यही प्रिविलेज ट्रेड ने किस चीज को बढ़ावा दिया? चीन के साथ भारत के अफीम व्यापार को। और आज तक चाइना वाला कहता है कि इंडिया वाला बदमाशी करता था। बोलो समझ में आया? बस यही इसमें 1793 में, जल्दी लिखिए, टेस्ट देखिए। कंपनी को अंग्रेजी में भी लिख लेना, हिंदी में भी लिख लेना, प्रिविलेज ट्रेड का अधिकार, कंपनी को प्रिविलेज ट्रेड का अधिकार, कंपनी को प्रिविलेज ट्रेड का अधिकार अर्थात विशेषाधिकार व्यापार का अधिकार, ब्रैकेट में फ्रेंचाइज लिख सकते हो। आज का फ्रेंचाइज पहले प्रिविलेज ट्रेड कहलाता था। डैश देख लिखिए। इससे भारत और चीन के बीच अफीम का व्यापार बढ़ा। बोलो अफीम कौन बेचता था, भारत वाला कि चीन वाला? भारत वाला, चाइना नहीं बेचता था। हम लोग कल की क्लास में 20 साल बाद मिलेंगे। 20 साल बाद कौन साल आएगा? 1813 में। आज इतना ही रहेगा।